गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? पढ़ाई ठीक चल रही है आपकी? पिछले लेक्चर्स में हमने टीसीपी प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर कैसे डाटा फ्लो होता है उस बारे में बात की थी। आज हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं कंजेशन कंट्रोल का मेथड, दैट इज़ कॉल्ड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का यूज़ करके हम कंजेशन कंट्रोल करते हैं। एक्चुअली में देखिए, जब सिंपलेस्ट जो डाटा ट्रांसफ़र करने का वे है, टेक्निकली सिंपलेस्ट जो है वो है स्टॉप एंड वेट। ठीक है, स्टॉप एंड वेट मैं आपको थोड़ा वैसे बता देता हूँ, आगे इसकी बात नहीं करेंगे हम। स्टॉप एंड वेट के अंदर क्या है, डाटा एक बाइट भेज दी, उसके बाद क्या किया, वेट की, एक बाइट सेंड की, उसके बाद वेट की, एक्नॉलेजमेंट जब आया तो उसके बाद नेक्स्ट बाइट भेजी। ये सेंडर है या ये यहाँ रिसीवर है। नेक्स्ट बाइट तब भेजी जब एक्नॉलेजमेंट आया, उसके बाद नेक्स्ट बाइट भेजी, फिर वेट करते रहे, फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आया। जब एक्नॉलेजमेंट आएगा तो उसके बाद नेक्स्ट बाइट भेजी जाएगी। एक्नॉलेजमेंट आया, ये एक्नॉलेजमेंट है, ये डाटा है। ठीक है, ये यहाँ पर डाटा है, यहाँ एक्नॉलेजमेंट है। तो हर बार डाटा सेंड करने के बाद एक्नॉलेजमेंट की वेट किया जाएगा और एक्नॉलेजमेंट आने के बाद तब नेक्स्ट बाइट सेंड की जाएगी। नेक्स्ट बाइट या नेक्स्ट फ्रेम जो भी है वो तब सेंड की जाएगी जब आपका एक्नॉलेजमेंट आ गया। तो ये एक वे है जब हमें वेट करना होता है एक ट्रांसमिशन के बाद। हम कंटिन्यूस मैनी ट्रांसमिशन नहीं कर सकते, ज़्यादा ट्रांसमिशन नहीं कर सकते। तो इसके अंदर मेन क्या होता है, एफिशिएंसी का लॉस होता है। एफिशिएंसी का लॉस कैसे होता है? एफिशिएंसी का लॉस इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारा टाइम स्लॉट हमारा ऐसा होता है जो खाली जाता है, जो वेस्ट हो जाता है। तो टाइम वेस्ट का डायरेक्टली मीनिंग ये है कि आपका एफिशिएंसी डाउन आ रही है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के, स्टॉप एंड वेट को अवॉइड करने के लिए, स्टॉप एंड वेट में जो वेस्टेज हो रही है टाइम की, उसको अवॉइड करने के लिए हम प्रोटोकॉल जो यूज़ करते हैं उसको हम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल की अब हम आज बात करेंगे। इसका मेन काम है कंजेशन को कंट्रोल करना। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में भी आगे दो टाइप आती है, वो हम आगे मैं आपको बताऊंगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि स्लाइडिंग विंडो के अंदर विंडो का एक साइज़ रख लिया जाता है। जैसे यहाँ विंडो का एक साइज़ रखा हुआ है, इस विंडो का जो साइज़ है, इसमें सपोज करो यदि 7 फ्रेम्स आ रहे हैं, 7 फ्रेम्स आ रहे हैं, ये 7 फ्रेम्स आ रहे हैं, तो ये 7 फ्रेम्स ट्रांसमिट किए जा सकते हैं विदाउट वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट। बिना एक्नॉलेजमेंट की वेट किए ये 7 ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। ये यहाँ यदि 7 ट्रांसमिट हो गए तो, और एक्नॉलेजमेंट अब तक नहीं आया, तो वेट करेंगे। और वेट कब तक करेंगे? जब तक वो टाइम फिनिश ना हो जाए, टाइमर जो स्टार्ट है वो टाइमर जो ख़त्म ना हो जाए, अपने मैक्सिमम लिमिट तक ना पहुंच जाए। जब मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाएगा और एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तब फिर उसके बाद रिपीट करना होता है उसको, जो प्रीवियसली डाटा हमसे ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं वो रीसेंड करना पड़ता है। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। और इसके अंदर फिर और आगे बहुत सी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिलहाल इसके अंदर विंडो साइज़ जो है उसके यहाँ CWND, ये क्या है, कंजेशन विंडो, RWND में रिसीवर विंडो। ठीक है, ये आगे हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, यहाँ देखिए, स्लाइडिंग विंडो इज यूज टू मेक द ट्रांसमिशन मोर एफिशिएंट एज वेल एज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा सो दैट द डेस्टिनेशन डज नॉट बिकम ओवरवेल्म्ड विद डाटा। ठीक है, मीन्स स्लाइडिंग विंडो इसीलिए यूज़ होता है, मैंने कहा था कंजेशन कंट्रोल के लिए। तो यहाँ भी ये लिखा हुआ है कि जो डेस्टिनेशन है उसके ऊपर डाटा का बहुत ज़्यादा रश ना हो जाए, बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड ना हो जाए। तो टीसीपी स्लाइडिंग विंडो आर द बाइट ओरिएंटेड। इसमें बाइट्स की फॉर्म में डाटा ट्रांसफ़र होता है और बाइट्स की फॉर्म में ही यहाँ फ्रेम्स रहते हैं। ये यहाँ पे कोई एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें और इस बारे में बात करते हैं। अब देखिए स्लाइडिंग विंडो, वो जस्ट मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था थोड़ा स्टार्टिंग करने के लिए। अब यहाँ मेन चीज़ आते हैं कि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल 2 टाइप की होती है। फर्स्ट टाइप जो है वो है गो बैक एन, और जो सेकंड टाइप है वो है सिलेक्टिव रिपीट, ARQ। ठीक है, तो ये गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट, ये 2 टाइप की हैं। तो इन दोनों के बारे में हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स इंप्रूव द एफिशिएंसी।
ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एफिशिएंसी इंप्रूव करता है। मल्टीपल फ्रेम्स शुड बी इन ट्रांजिशन वाइल वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट की वेट करते हुए मल्टीपल, एक से ज़्यादा फ्रेम्स ट्रांजिशन में होंगे, मीन्स ऑन द ट्रांसमिशन, मीन्स ट्रांसमिट हो चुके होंगे विदाउट वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट की वेट नहीं करेंगे। लेट मोर देन वन फ्रेम बी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग वो होते हैं फ्रेम्स जिनकी अभी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई हुई होती, उनको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग फ्रेम्स। आउटस्टैंडिंग फ्रेम्स के यहाँ एग्जाम बताया गया है कि फ्रेम्स सेंट बट नॉट एक्नॉलेज, जो भेज दिए जा चुके हैं लेकिन अब तक वो एक्नॉलेज नहीं हुए हैं। वी कैन सेंड अप टू W फ्रेम्स। W एक नंबर है, हम W फ्रेम भेज सकते हैं, और W फ्रेम की वैल्यू क्या होगी वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। W फ्रेम हम भेज सकते हैं। कीप ए कॉपी ऑफ दीज फ्रेम्स, उनको आउटस्टैंडिंग फ्रेम्स बोलते हैं जिनका अभी एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ है। अनटिल द ACK मीन्स एक्नॉलेजमेंट अराइव, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आता तब तक उनकी एक कॉपी रख ली जाती है। W फ्रेम्स हम भेज सकते हैं बिना एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुए, और W क्या है उसकी हम बात अभी करेंगे। दिस प्रोसीजर रिक्वायर्स एडिशनल फीचर्स टू बी एडिड। तो उसके लिए, ये सारा काम करने के लिए कुछ एडिशनल फीचर चाहिए, और वो एडिशनल फीचर क्या है? वो एडिशनल फीचर है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का आगे बढ़ाते हैं। सीक्वेंस नंबर्स सेंट फ्रेम्स आर नंबर्ड सीक्वेंसली। जब हम इस स्लाइडिंग विंडो की बात करते हैं तो उसमें जो फ्रेम्स होते हैं उन फ्रेम्स को नंबर दे दिया जाता है। देखिए यहाँ नंबर्स का फ्रेम्स के नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो नंबर दे दिया जाता है। सीक्वेंस नंबर इज स्टोर्ड इन द हेडर। अब वो जो सीक्वेंस नंबर है, जैसे कि हम जैसे क्लास में बच्चों का रोल नंबर देते हैं तो ऐसी सीक्वेंस नंबर होता है। डाटा का सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर इज नॉट ए डाटा। सीक्वेंस नंबर कोई डाटा नहीं है। डाटा क्या है? डाटा का नंबर है वो। जैसे यदि आप एक स्टूडेंट का रोल नंबर दे रहे हैं, रोल नंबर इज नॉट ए स्टूडेंट, रोल नंबर इज नॉट ए स्टूडेंट, द रोल नंबर इज द आइडेंटिटी ऑफ द स्टूडेंट। उसका एक कॉल करने का उसको एक तरीका है, उसको पहचानने का एक तरीका है रोल नंबर। तो कोई आपको कहीं रोल नंबर लिखा हो, बोले कि ये स्टूडेंट नहीं, वो स्टूडेंट नहीं है, वो एक नंबर है उसका जिससे उसको पहचाना जाता है, जिससे उसकी एंट्री की जाती है, जिससे उसको रिकॉर्ड्स में मेंटेन रखा जाता है। तो ऐसी क्या है, सीक्वेंस नंबर जो है वो डाटा नहीं है, वो एक डाटा का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, और उसको स्टोर कहाँ किया जाता है? हेडर के अंदर। अब हेडर के अंदर देखिए, हेडर में एक फ्रेम होगा, उस फ्रेम के अंदर वो फ्रेम का पर्टिकुलरली काम होगा सीक्वेंस नंबर को स्टोर करना। अब वो हेडर, उस फ्रेम का साइज कितना होगा? उस फ्रेम का साइज यदि 2 बिट है तो जो सीक्वेंस में फ्रेम्स हैं, जो फ्रेम्स हैं टोटल, वो 4 बनेंगे। ठीक है, वो 4 बनेंगे। ठीक है, और यदि आपके 3 बिट का हेडर है सीक्वेंस नंबर को स्टोर करने के लिए, तो 2⁻³ मीन्स 8 टोटल सीक्वेंस नंबर होंगे, या आप कह सकते हो कि फ्रेम का साइज 8 का होगा, 8 फ्रेम्स होंगे, सॉरी, वहाँ वो जो स्लॉट होगा वो 8 का होगा। और जो नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक चलते हैं? वो नंबर 1 से 8 तक नहीं चलते, वो नंबर चलते 0 से 7 तक। कहाँ से कहाँ तक चलते हैं? 0 से 7 तक, यदि आपका 8 नंबर का है तो। ठीक है, यदि आपका 8 नंबर का है तो वो 0 से 7 तक चलेंगे। यदि 4 नंबर का है तो वो 0 to 3 चलेंगे, और यदि 16 का है तो 0 to 15 चलेंगे। याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो 2⁻m कर लिया जाएगा, और 2⁻m टोटल फ्रेम्स हैं एक लॉट के अंदर। उसके बाद हम दोबारा से वो काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो स्लाइडिंग विंडो क्या है? यूज टू होल्ड द अनएक्नॉलेज्ड आउटस्टैंडिंग फ्रेम्स। फ्रेम्स जो भेज दिए जा चुके हैं जिनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है, वो स्लाइडिंग विंडो के अंदर रहेंगे। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेंडर स्लाइडिंग विंडो। अब सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप, गो बैक एंड ARQ। स्लाइडिंग विंडो का जो सेंडर साइड में स्लाइडिंग विंडो का साइज़ क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो साइज़ होगा वो होगा 2⁻m करके -1, उसमें से एक लोकेशन माइनस कर दो तो वो साइज़ होगा सेंडर विंडो का। ठीक है, अब आप ये कहोगे 2⁻m तो हमने पहले भी किया था,
वो अलग चीज़ थी। वहाँ मैंने कहा था ये काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक चलेगी, ये जो नंबर्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, जो सीक्वेंस नंबर जो हम देंगे वो कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, वो 0 से 7 तक चलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं अलग बात कर रहा हूँ। यहाँ टोटल मेंबर्स कितने हो गए थे, 0 को इंक्लूड करो तो 8 मेंबर्स हो गए थे। लेकिन मैं यहाँ ये बात कर रहा हूँ कि जो हमारा जो फ्रेम साइज़, जो विंडो का साइज़ है, वो विंडो का साइज़ टोटल यदि 8 मेंबर्स हैं तो उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर लो, उतना आपका साइज़ होगा, उतना आपकी विंडो का साइज़ होगा। और विंडो का साइज़ एटलीस्ट एक कम रखा जाता है, और ज़्यादा भी कम हो सकता है। 8 यदि टोटल सीक्वेंस, टोटल फ्रेम्स यदि 8 हैं आपके 0 से 7 तक, तो वो साइज़ आपका 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। विंडो के साइज़ की बात कर रहा हूँ, जितने मेंबर्स विंडो में आएंगे, जितने फ्रेम्स विंडो में आएंगे उसकी बात कर रहा हूँ, काउंटिंग की बात नहीं कर रहा मैं अभी यहाँ पे। तो वो साइज़ 7 या 7 से कम कुछ भी हो सकता है। लेकिन जितना ज़्यादा रहे उतना ठीक है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन भी है कि 8 तो हो नहीं सकता, 8 से एक कम तो रहना ही है। यदि आप उसको जितना कम ले जाते जाओगे तो एफिशिएंसी उतनी डाउन आती जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि जो टोटल आपका जितने मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स हैं तो उससे एक कम रखा जाए, 16 मेंबर है तो 15 का साइज़ रखा जाए। तो इस तरीके से उसको कंट्रोल किया जाता है, इस तरीके से उसका विंडो का साइज़ रखा जाता है। और इससे यदि आप ऐसा नहीं रखोगे तो क्या कमी आएगी, क्या लिमिटेशन होगी, क्या प्रॉब्लम होगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि यहाँ पर बिना एक्नॉलेजमेंट आए ये फ्रेम ट्रांसमिट हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, सभी हो सकते हैं, लेकिन ये इससे आगे मूव नहीं करेगा जब तक कि इनका एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए। सपोज करो एक्नॉलेजमेंट इसका एक का आ गया एक्नॉलेजमेंट, तो क्या है, एक इसका एक्नॉलेजमेंट आया है तो ये एक स्टेप आगे बढ़ेगी, 2 का एक्नॉलेजमेंट आया तो 2 स्टेप आगे बढ़ेगी। अब 2 का एक्नॉलेजमेंट आ गया, इसके अंदर यहाँ डायग्राम देखो, 2 का एक्नॉलेजमेंट आ चुका तो ये 2 स्टेप यहाँ इनका एक्नॉलेजमेंट आ चुका है तो ये 2 स्टेप आगे बढ़ जाएगी, ये 2 स्टेप इसमें कवर हो गए। देखिए ये यहाँ, तो जितने का एक्नॉलेजमेंट मिलता जाएगा उतने स्टेप वो आगे मूव करता जाएगा। यहाँ तो एक्नॉलेज्ड फ्रेम्स जो हैं वो यहाँ 0 और 1 है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। उसके बाद रिसीवर साइड की क्या है, रिसीवर साइड में जब आप देखोगे तो रिसीवर्स विंडो इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट डिफाइनिंग एन इमेजिनरी बॉक्स ऑफ साइज 1, एक का ही साइज होता है यहाँ पे, विद एन सिंगल वेरिएबल आर एन, उसको हम आर एन से डिनोट करते हैं। ए विंडो स्लाइड्स व्हेन ए करेक्ट फ्रेम हैज अराइव्ड, वो एक फ्रेम पर्टिकुलर फ्रेम के ऊपर रहेगा, वो विंडो एक पर्टिकुलर फ्रेम के ऊपर रहेगी। यदि उसी का डाटा आ गया, यदि इसको इस टाइम 0 लोकेशन का डाटा चाहिए, यदि 0 लोकेशन का डाटा आ गया तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। यदि 1 लोकेशन का आया, 2 लोकेशन का आया, 3 लोकेशन का आया तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान रखना है इस चीज़ को कि यदि ये इस टाइम विंडो 1 पे है और यदि इसके पास 1 का डाटा आया, सेंडर साइड से 1 नंबर फ्रेम का डाटा आया तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज नहीं करेगा ये इसको एक्सेप्ट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। गो बैक NARQ की ही बात कर रहे हैं। अब कंट्रोल वेरिएबल कौन कौन से हैं इसकी बात कर लेते हैं। देखिए SF जो है वो है यहाँ पर SF इज द, इट होल्ड्स द सीक्वेंस नंबर ऑफ द फर्स्ट फ्रेम, फर्स्ट फ्रेम का जो नंबर है उसको सीक्वेंस नंबर उसको होल्ड करता है। SL जो है दैट होल्ड्स द सीक्वेंस नंबर ऑफ लास्ट फ्रेम, लास्ट फ्रेम, देखिए ये लास्ट फ्रेम है विंडो का, ये फर्स्ट फ्रेम है तो फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम को होल्ड करते हैं। S होल्ड्स द सीक्वेंस नंबर ऑफ द रिसेंटली सेंट, जो अभी अभी जो सेंड हुआ है फ्रेम उसको, जैसे अभी मैंने ये सेंड किया है तो इसको ये यहाँ स्टोर रहेगा। ये कंट्रोल वर्ड है, ये आप कह सकते हो। कंट्रोल वर्ड क्या होता है, जहाँ कोई डाटा कंट्रोलिंग के लिए जो डाटा स्टोर होता है, कंट्रोलिंग के लिए जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है, डाटा नहीं बोलना चाहिए मुझे, इन्फॉर्मेशन स्टोर होनी चाहिए, तो वो यहाँ रहता है। अब यहाँ रिसीवर साइड में आप देखिए, रिसीवर साइड के अंदर सिर्फ R ही यूज़ हुआ है, और R का मीनिंग क्या है, R इज़ द सीक्वेंस नंबर ऑफ द फ्रेम एक्सपेक्टेड टू रिसीव। ये यहाँ रेडी है, अभी रिसीव करने के लिए रेडी है, तैयार बैठा हुआ है, क्योंकि अब जो भी डाटा आएगा वो इसके पास आएगा। यदि वो इसको लगा कि ये मेरे नंबर के फ्रेम से आया है तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, यदि इसके नंबर के फ्रेम से नहीं आया तो उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंट्रोल वेरिएबल्स हैं जो साथ में ट्रांसफ़र होते हैं।
अब वो गो बैक एन कैसे वर्क करता है ये समझिए। देखिए यहाँ फ्रेम्स जो इससे पहले के फ्रेम्स हैं वो ऑलरेडी एक्नॉलेज हो चुके हैं, यहाँ तक एक्नॉलेज हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ जो इसका साइज़ है, यहाँ इसका साइज़ ये रखा गया है, ठीक है। 0 से लेके 14 तक का साइज़ रखा गया है, ठीक है। 0 से 14 तक का साइज़ रखा गया है। इसमें क्या है कि ये फ्रेम्स तो भर चुके हैं, और ये क्या, फ्रेम्स दैट कैन बी सेंड बट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द अपर लेयर, जो अपर लेयर से अभी रिसीव ही नहीं हुए। मीन्स क्या है कि इतने तो आपके भर चुके हैं, इतने तो आपके भर चुके हैं, और ये डाटा अभी आया ही नहीं है। जब आएगा तभी तो सेंड करने की बात आएगी, तो यहाँ से हम सेंड करना शुरू करेंगे। ये सेंड किया, फिर ये सेंड किया, फिर ये सेंड किया, इस तरीके से सेंड करना शुरू कर देंगे। सपोज करो आपने सेंड कर दिए, उसके बाद क्या होगा, आपको इसके ऊपर सेंड करने जा रहे हैं आप, और लेकिन तब तक क्या है, तब तक आपको रिसीव हो गया एक्नॉलेजमेंट ACK3 एक्नॉलेज हो गया, आपको आ गया आपके पास। इट मीन्स 0 1 2 आप सेफली रिसीवर तक पहुंच गए। अब आपको 3 नंबर जो है वो आपको सेंड करना है। तो ये क्या होगा, आगे शिफ्ट होनी चाहिए, लेकिन अभी जैसा कि डाटा रेडी नहीं है आगे का, तो ये आगे शिफ्ट नहीं होगी, अदरवाइज ये आगे शिफ्ट हो जाती। देखिए विंडो तो शिफ्ट हो चुकी है आगे, लेकिन यहाँ आपको डाटा दिख नहीं रहा, ये डाटा खाली पड़ा हुआ है, विंडो शिफ्ट हो चुकी है, देखिए, ठीक है। विंडो ने शिफ्ट ले लिया है, लेकिन ये यहाँ पर डाटा रेडी नहीं है, इसलिए ये आगे आपको ऐसा शो नहीं हो रहा। अब देखिए ये बात हम कर चुके हैं, ये सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूँ, इसको देख लेना। अब यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। देखिए जो यहाँ पर जो फ्रेम है, जो हेडर 2 बिट का है, हेडर यदि 2 बिट का है, तो टोटल जो सीक्वेंस काउंट होगा वो 0 से लेकर 3 तक होगा। 0 से लेकर 3 तक मीन्स 4 का साइज़ होगा। 2⁻² मीन्स 4, m=2 है, ये जो मैंने अभी बताया था आपको। तो 2⁻² मीन्स 4, तो 0 से लेकर 3। तो विंडो का साइज़ क्या होगा, विंडो का साइज़ होगा, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 का साइज़ होगा। विंडो का साइज़ 3 का होगा, ये हमें पता लग गया। तो विंडो साइज़ 3 का है, इट मीन्स क्या है, 0 1 2, ये फर्स्ट ये है फ्रेम और लास्ट ये है फ्रेम। SF और SL अपनी जगह इंडिकेट कर रहे हैं कि क्या है, और S उसको इंडिकेट कर रहा है जो अभी करंटली सेंड करना है। तो करंटली जो सेंड करना है वो यहाँ, और यहाँ पर ये R उसके ऊपर है जो इसने अभी एक्सपेक्टेडली रिसीव करना है। तो सेंड 0 फ्रेम अभी भेजा जाएगा। 0 फ्रेम भेज के क्या होगा, 0 फ्रेम अभी सेंड किया है, आप करना है नहीं, किया है, अभी कर चुके हैं। यहाँ पर आप इस जगह देखिए कर चुके हैं। तो क्या है कि यहाँ 0 फ्रेम सेंड हो चुका है। यहाँ पर क्या हुआ कि आगे 1 फ्रेम भेज दिया, 1 फ्रेम के ऊपर था तो 1 फ्रेम इसने रिसीव कर लिया। उसके बाद क्या है कि ACK2 भेज देगा, एक्नॉलेजमेंट 2। ये तब तक भेजता रहेगा जब तक कि विंडो का साइज़ ख़त्म ना हो जाए या टाइम आउट ना हो जाए। तो क्या होगा कि ये यहाँ पे सेंड किया, तभी इसने एक्नॉलेजमेंट 2 भेजा। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट 2 भेजा इसने, तो क्या होगा इससे ये पता लगा कि फ्रेम नंबर 0 और फ्रेम नंबर 1 प्रॉपरली रिसीव हो चुका है। तो 2 फ्रेम जब प्रॉपरली रिसीव हो गए, तो ये दो प्लेसेस, 2 फ्रेम्स आगे शिफ्ट हो जाएगा। देखिए 2 फ्रेम, ये 3 और 0 नहीं थे यहाँ, और अब ये 3 और 0 आ गए, ठीक है। तो विंडो आगे शिफ्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से चलता रहेगा जब तक विंडो कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो वो आगे शिफ्ट नहीं होगा। जैसे ही कोई एक्नॉलेजमेंट आ गया तो आगे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ एक्नॉलेजमेंट आ गया तो ये आगे शिफ्ट हो गया। इस तरीके से ये काम चलता रहेगा। डैमेज और लोस्ट फ्रेम। अब यदि डैमेज हो जाए या लोस्ट हो जाए फ्रेम्स तो क्या होगा, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी। ये SF और SL है। यहाँ फ्रेम 0 भेज दिया, 0 इसने रिसीव किया। यहाँ फ्रेम 1 भेज दिया, इसने यहाँ 1 रिसीव किया। इसने एक्नॉलेजमेंट 2 भेजा था। एक्नॉलेजमेंट 2 भेजने के बाद इसने क्या करना था, विंडो अपनी शिफ्ट कर ली आगे, और इसने अपना फ्रेम 2 भेज दिया। फ्रेम 2 नहीं पहुंचा, लॉस्ट हो गया। तो इसने क्या हो, इसको पता नहीं लगा कि लॉस्ट हो गया, इसकी तरफ से तो फ्रेम चला गया। तो उसके बाद ये फ्रेम 3 भेजेगा। फ्रेम 3 जब जाएगा, और यदि यहाँ देखिए, यहाँ ये किसके ऊपर है, 2 के ऊपर है। रिसीवर साइड में 2 के ऊपर विंडो है। इस टाइम 2 के ऊपर विंडो है, तो इसका मतलब वो 2 का डाटा ही रिसीव करेगी, इस टाइम 3 का डाटा रिसीव नहीं कर सकती। तो क्या होगा,
उस टाइम ये इसको रिजेक्ट कर देगी, ये यहाँ पर इसको डिस्कार्ड कर देगी, बिकॉज डाटा अभी एक्सपेक्टेड है 2 का, फ्रेम 2 का, लेकिन 3 का भेजा जा रहा है, तो वो इसको डिस्कार्ड कर देगी। जब इसका डाटा डिस्कार्ड हो जाएगा तो क्या है कि इसको नहीं पता अभी डिस्कार्ड है या नहीं है, लेकिन तभी क्या है कि इसका टाइम आउट हो गया। टाइम आउट हुआ तो ये वापस उसी जगह पे चला जाएगा। ध्यान देना, टाइम आउट होते ही यदि इसको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली उस टाइम में इन बिटवीन, तो ये वापस वहीं चला जाएगा जहां लास्ट एक्नॉलेजमेंट इसको मिला था। लास्ट एक्नॉलेजमेंट कहाँ मिला था इसको? लास्ट एक्नॉलेजमेंट जो इसका था वो ACK2 था, एक्नॉलेजमेंट 2 था। इट मीन्स ये वहीं से काम शुरू कर देगा। एक्नॉलेजमेंट 2 का मीनिंग क्या था? इसको 2 नंबर का डेट फ्रेम भेजना है, 2 नंबर का फ्रेम अब ये भेजेगा दोबारा से, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट 3 मिल गया और उसके बाद फिर फ्रेम नंबर 3 भेज देगा। इस तरीके से आगे चलता रहेगा। लेकिन कोई भी गलत फ्रेम का डाटा रिसीवर साइड में गलत जगह पे नहीं जाएगा। मीन्स ऐसा नहीं होगा कि वो विंडो अभी रिसीवर साइड की 2 पे है और उसके पास डाटा 0 का आ रहा है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। रिसीवर साइड के ऊपर विंडो जिस चीज़ पर है, जिस फ्रेम पर है, वो उसी नंबर फ्रेम का डाटा रिसीव करेगी, दूसरे किसी फ्रेम का डाटा रिसीव नहीं करेगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ इस तरफ टाइम दिखाया हुआ है। हर बार जैसे ही आपका डाटा भेजा जाता है, जब एक्नॉलेजमेंट आता है, जैसे एक एक्नॉलेजमेंट आता है तो उसके बाद आपका टाइमर स्टार्ट हो जाता है और वो टाइमर तब तक चलता रहता है जितना उसका मैक्सिमम टाइम है। उससे पहले यदि एक्नॉलेजमेंट आ गया, ध्यान रखना, उससे पहले यदि एक्नॉलेजमेंट आ गया तो टाइमर दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगा, और यदि उससे पहले एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो वो प्रीवियस एक्नॉलेजमेंट पे चला जाएगा और वहाँ देखेगा कि क्या चीज़ एक्नॉलेज की गई थी लास्ट, और वहीं से डाटा दोबारा सेंड करना शुरू करेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, मैंने आपको पिछले 2-3 स्लाइड पहले ये बताया था कि जो साइज़ है विंडो का वो टोटल जितने फ्रेम्स हैं उससे एक कम रखा जाता है। यदि 8 टोटल हैं तो 8 से एक कम रखा जाएगा। 4 टोटल हैं, 4 से एक कम 3 रखा जाएगा। तो विंडो का साइज़ एक कम रखा जाता है। इसका क्या लॉजिक है? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, और यहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे। एक कम, एटलीस्ट एक कम, उसे 4 है तो 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है साइज, विंडो का साइज। तो यहां देखिए, हम ये देखिए फ्रेम 0 भेज दिया, ये 0 पे रिसीव कर लेगा। इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा, इसके पास नहीं मिला एक्नॉलेजमेंट। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, टाइमर तो मैंने कहा था कि जैसे ही आप ट्रांसमिशन शुरू करोगे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। टाइम आउट होते हो तो या तो उसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला उसको तो क्या होगा, वो टाइम आउट होते ही दोबारा रीसेंड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा, लेकिन एक्नॉलेजमेंट ड्रॉप हो गया, मीन्स नहीं पहुंचा। फिर फ्रेम 1 भेज दिया। इसकी विंडो देखिए, पहले 0 भेजा इसने, फिर 1 भेज दिया, फिर इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा, नहीं, ड्रॉप हो गया वो भी। फिर फ्रेम 2 भेजा इसने, फिर इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा, ड्रॉप हो गया। इसको ये अपने 3 का विंडो साइज था और ये 3 डाटा आपने भेज चुका है, और इससे आगे भेज भी नहीं सकता जब तक कि इसको एक्नॉलेजमेंट ना मिल जाए। इसका टाइमर शुरू हो चुका था, टाइमर इसका टाइम आउट हो गया। यहाँ टाइम आउट होते ही इसने क्या किया, इसको पता लग गया कि अब मेरा कोई भी डाटा वहाँ नहीं पहुँचा। भले ही पहुँच चुका है वो, लेकिन इसको ये पता लगा कि नहीं पहुँचा क्योंकि एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। तो अपना फ्रेम 0 ये भेजेगा दोबारा। ठीक है, 0 भेजेगा, और यहाँ पे क्या है, ये 3 पे पहुँच चुका, तो ये क्या है कि ये डिस्कार्ड कर दिया जाएगा क्योंकि ये डाटा प्रॉपरली रिसीव हो चुका। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, एक्नॉलेजमेंट प्रॉपरली नहीं भेजा जा रहा। ठीक है, तो ये इसको डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, यहाँ से ये क्या है कि दोबारा से एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, फिर ये 1 भेजेगा। ये एक्नॉलेजमेंट क्या भेजेगा, ये एक्नॉलेजमेंट हो सकता है इसके बाद ACK2 भेज दे, ACK3 भेज दे। यदि इसने ACK3 भेज दिया, इट मीन्स क्या है, इसको पता लग गया कि मुझे 0 के बाद दोबारा 1 भेजने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा दोबारा एक्नॉलेजमेंट 3 मिला है तो डायरेक्टली ये 3rd जो नंबर फ्रेम है वो भेजेगा उसके बाद, यदि यहाँ एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है तो। ये हमारा काम प्रॉपरली हुआ। फ्रेम 0 भेजा, और यहाँ विंडो किस चीज़ के ऊपर थी, यहाँ रिसीविंग साइड की विंडो किस चीज़ के ऊपर थी, 3 के ऊपर थी, तो इसने ये रिसीव नहीं किया, डिस्कार्ड कर दिया। ये दैट वाज द गुड थिंग, जो होना चाहिए था ऐसा ही। लेकिन यदि विंडो का साइज़ 4 का होता तो क्या होता, क्या प्रॉब्लम होती विंडो का साइज़ 4 का होता तो? देखिए, ये यहाँ आपका सेंडर है, ये रिसीवर है, यहाँ विंडो का साइज़ 4 का रखा है हमने,
जो पहले था वह वो नहीं है, यहाँ ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, ठीक है। तो यहाँ क्या गड़बड़ होगी, देखिए 0 फ्रेम भेजा 0 पे चला गया, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, किसी भी केस में नहीं मिला। 1 भेजा 1 पे चला गया, 2 भेजा 2 पे चला गया, 3 भेजा 3 पे चला गया। अपने विंडो का साइज 4 का था तो ये चारों ये भेज चुका है, विंडो का साइज 4 का था तो ये 4 के 4 भेज चुका है फ्रेम, और उसके बाद इसका टाइम आउट हो गया क्योंकि टाइमर तो शुरू हो ही चुका था। अब क्या होगा देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये 3 0 1 2 और 3 ये चारों फ्रेम ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं। अब आपका जो फ्रेम है, अब जो आपकी विंडो है, ट्रांसमिशन साइड की जो विंडो है, वो नेक्स्ट 0 पे आ चुकी है, नेक्स्ट 0 के ऊपर ध्यान देना, नेक्स्ट 0 है। लेकिन जब इसका टाइम आउट हो गया तो क्या करेगा, ये दोबारा यही डाटा, ये 0 नंबर का डाटा दोबारा भेजेगा, और ये भी 0 पे है, लेकिन लोकेशन गलत है। ये जो है सेंडर इस टाइम इस 0 का डाटा भेज रहा है, लेकिन ये विंडो इस टाइम यहाँ 0 पे बैठी हुई है। तो क्या होगा, ये इस 0 के डाटा को, इस फ्रेम को एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन गलत जगह जाएगा ये डाटा। ध्यान देना, ये डाटा गलत जगह जाएगा क्योंकि इसने जो रिसीव किया है इस टाइम फ्रेम, वो यहाँ आना चाहिए था और वो इसने यहाँ रिसीव कर लिया। वो सारी मिस्टेक क्यों हुई है, सारी गड़बड़ क्यों हुई, ये एरर क्यों हुई, ये एरर इसलिए हुई क्योंकि ये 0 नंबर यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये सिर्फ ये चेक करेगा क्या 0 नंबर का है, ये 0 नंबर का है तो ये इसको रिसीव कर लेगा। लेकिन इसको यहाँ ये गड़बड़ हो गई कि ये जो 0 नंबर का था, ये 0 नंबर यहाँ भी है, और जो इसने डाटा भेजा है वो इस 0 नंबर का भेजा है, ना कि इस 0 नंबर का। ये 0 नंबर का नहीं भेजा इसने डाटा, तो गलत जगह जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इससे ये भी पता लगता है आपको कि इसका साइज़ हमने टोटल जो फ्रेम्स थे, टोटल जितने सीक्वेंस नंबर थे उससे कम क्यों रखा है, मीन्स टोटल फ्रेम्स से कम क्यों रखा है। अब देखिए इसके अंदर, इन गो बैक एन ए आर क्यू द साइज ऑफ सेंडर विंडो मस्ट बी लेस देन 2 raised to power m 2 raised to power m minus 1, इसका हम कर लेंगे, उससे कम रखा जाता है। स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू इज ए स्पेशल केस ऑफ गो बैक एन ए आर क्यू इन विच साइज ऑफ द विंडो सेंडिंग विंडो इज 1। अब सबसे पहले जहाँ से मैंने टॉपिक शुरू किया था वहाँ मैंने स्टॉप एंड वेट बताया था। स्टॉप एंड वेट के अंदर क्या है कि एक फ्रेम भेजते हैं, वेट करते हैं, फिर दूसरा फ्रेम भेजते हैं, वेट करते हैं, तीसरा फ्रेम भेजते हैं, वेट करते हैं कि एक्नॉलेजमेंट आने के बाद ही अगला फ्रेम भेजा जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि जो स्टॉप एंड वेट ARQ है वो इसका स्पेशल केस है, इसी का स्पेशल गो बैक एन का स्पेशल केस है। और वो क्या है इसके अंदर, इसमें विंडो का साइज़ 1 रखा है उसके अंदर, बस ये मान लो। वैसे वो अलग है, लेकिन हम इससे भी यदि कंपेयर करें तो इसका वो स्पेशल केस है, ठीक है। गो बैक एन का वो स्पेशल केस है जहां विंडो का साइज 1 कर दिया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड टाइप, सिलेक्टिव रिपीट। सिलेक्टिव रिपीट ARQ। गो बैक एन ARQ इज इनएफिशिएंट ऑफ ए नॉइजी लिंक। गो बैक एन जो है वो इनएफिशिएंट है नॉइजी लिंक के लिए। क्यों इनएफिशिएंट है? क्योंकि उसके अंदर बार बार चीज़ें ड्रॉप होंगी और उसके बाद दोबारा से आपको पीछे जाके वहाँ से रीसेंड करना पड़ेगा, तो ये तो एक मुश्किल काम है, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं कि सिलेक्टिव रिपीट कि वो वही दोबारा भेजा जाए जो अब नहीं पहुँचा। इन नॉइजी लिंक फ्रेम्स हैव हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ डैमेज के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, विच मीन्स द रीसेंडिंग ऑफ मल्टीपल फ्रेम्स। यदि आप गो बैक एन करोगे तो वहाँ पे आपको दोबारा इतने मल्टीपल रीसेंड करने पड़ेंगे बार बार। दिस रीसेंडिंग कंज्यूम्स द बैंडविड्थ एंड द स्लो डाउन द ट्रांसमिशन। यदि आपको तो बार बार रीसेंड करना पड़ा तो क्या होगा, आपका जो टाइम फ्रेम है वो वेस्ट होगा, या आप ये कह सकते हो जो बैंडविड्थ है वो वेस्ट होगी, वो कंज्यूम होगी, अननेसेसरी कंज्यूम होगी। तो उससे क्या है कि ट्रांसमिशन स्लो डाउन हो जाएगा, या आप ये कह सकते हो एफिशिएंसी डाउन आ जाएगी। अब क्या है इसका सॉल्यूशन, क्या है? सिलेक्टिव रिपीट ARQ प्रोटोकॉल इसका सॉल्यूशन है। रीसेंड ओनली द डैमेज फ्रेम। डैमेज फ्रेम को ही रीसेंड करना है। इट डिफाइंस ए नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट NAC दैट रिपोर्ट द सीक्वेंस नंबर ऑफ ए डैमेज्ड फ्रेम बिफोर द टाइमर एक्सपायर्स। क्या है कि एक्नॉलेजमेंट वहाँ क्या था, जब हम गो बैक एन ARQ कह रहे थे तो वहाँ सिर्फ एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो रहा था। यहाँ पर NAK भी रिसीव होगा। NAK मीन्स नॉट एक्नॉलेज, वो भी रिसीव किया जाएगा यहाँ।
इट इज़ मोर एफिशिएंट फॉर द नॉइजी लिंक, नॉइजी लिंक के लिए ज़्यादा एफिशिएंट है, बट द प्रोसेसिंग एट द रिसीवर इज़ मोर कम्प्लेक्स, रिसीवर कम्प्लेक्स रिसीविंग साइड में ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगी, क्योंकि अब उसको हर चीज़ की कैलकुलेशन रखनी पड़ेगी, कहाँ टाइमर चल रहा है, क्योंकि टाइमर ख़त्म होने से पहले पहले एन ए के भेजना है, ठीक है, एन ए के उससे पहले भेजना है, टाइमर ख़त्म होने से पहले, तो उसको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, टाइमर कहाँ है और कौन सा किसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए देखिए कैसे वर्क करता है। फ्रेम्स जो द विंडो साइज इज रिड्यूस्ड टू 1/2 ऑफ द 2⁻m। अब इसमें विंडो का साइज़ कम हो गया, इसमें विंडो का साइज़ कम होगा, ध्यान दीजिए, इसमें वहाँ जो विंडो का साइज़ था वो 2⁻m-1 था, मीन्स यदि टोटल 8 हैं, 8 फ्रेम्स हैं, तो विंडो का साइज़ जो था वो उससे एक कम था, एटलीस्ट एक कम, और यहाँ क्या है, उसका हाफ है, ध्यान रखना ये चीज़। तो सेंडर विंडो साइज़ और रिसीवर विंडो साइज़ दोनों का ही साइज़ 2⁻m/2 है, ठीक है। तो चाहे आप किसी भी साइड की बात कर लो, वहाँ रिसीविंग साइड में क्या था, रिसीविंग साइड में वहाँ क्या था, सिंगल स्लॉट था, सिंगल फ्रेम था जब मैं गो बैक एन की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर चाहे ट्रांसमिशन साइड लगाओ चाहे रिसीविंग साइड लगाओ, दोनों साइड ही 2⁻m/2 है, मीन्स यदि आपकी का टोटल फ्रेम्स 8 हैं तो 4 का विंडो साइज होगा, ये ध्यान रखना है इसमें। इफ़ m इज इक्वल टू 2, विंडो साइज इज 4/2, ठीक है। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। सीक्वेंस नंबर जो होंगे वो क्या चलेंगे, 0 से 1 2 3। यहाँ एस एफ वही है, फर्स्ट स्लॉट, ये लास्ट फर्स्ट, और ये जो अभी सेंड कर रहे हो उसका नंबर, उस फ्रेम का नंबर, ठीक है। और ऐसे ही ये रिसीविंग साइड में है, ये फर्स्ट है, ये लास्ट है। अब देखिए सिलेक्टिव रिपीट ARQ काम कैसे करता है। देखिए इसके अंदर यहाँ अभी ये SF मीन्स 1, ये नंबर भेजना है हमें, तो 0 नंबर हमने भेज दिया। अभी 0 नंबर जब हमने सेंड किया है तो यहाँ क्या है कि ये 0 नंबर के ऊपर उसको रिसीव करेगा, ये एक्नॉलेजमेंट 1 कर देगा, 0 नंबर पे रिसीव करके उसको एक्नॉलेजमेंट 1 कर देगा। इट मीन्स एक्नॉलेजमेंट आ गया, और ये क्या है कि साइज इसका एक आगे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, एक साइज इसका इंक्रीज हो जाएगा। ये हमने m इज इक्वल टू 3 लिया है, देखिए m इज इक्वल टू 3, तो इट मीन्स क्या है, 2⁻³ इज इक्वल टू 8, और 8 का हाफ कर दो, 8 का हाफ कर दो तो कितना आ जाएगा, 4, 8 का हाफ 4, तो 4 का साइज यहाँ रखा गया है, ठीक है। ये फर्स्ट है और ये लास्ट है इसमें, और जैसे ही एक रिसीव होगा तो ये एक विंडो आगे शिफ्ट हो गई, और उसके बाद क्या है, फ्रेम 1 भेज दिया जाएगा। फ्रेम 1 डैमेज हो गया, रास्ते में डैमेज हो गया, उसके बाद फ्रेम 2 भेज दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ से यदि टाइमर शुरू हो गया तो ये 2 तो मिल गया, जब इसको 2 मिल गया तो इसको पता लगा कि उसने भेजा तो 1 भी होगा, ठीक है, ये इंटेलिजेंट है। जब इसको 2 मिला तो इसके दिमाग में ये आया कि उसने भेजा तो 1 भी होगा जो मुझे नहीं मिला अब तक, तो इसने NAK1 भेज दिया। तब तक ये 3 भी भेज चुका था, ये 3 पे था तो इसने 3 पे रख लिया, लेकिन 1 की अब भी वेट कर रहा है, ये 1 की अब भी वेट कर रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ क्या होगा, इसको जब ये मिला तो इसको पता लगा कि भाई 1 तो आगे तक नहीं पहुँचा, तो इसने 1 दोबारा भेज दिया। जैसे ही इसने 1 आगे भेजा तो इसने 1 को 1 वाली प्लेस पे रख लिया, और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट 4 भेज दिया, मीन्स 3 तक मिल गए, आप 4 नंबर भेजिए, तो 4 नंबर ये सेंड करेगा। अब आगे जो सेंड करेगा वो क्या करेगा, 4 नंबर सेंड करेगा, यहाँ पे फ्रेम 4 आएगा अब, ठीक है। तो इसमें ये बड़ा इंटेलिजेंट है, इसको ये पता है कि जब 2 आ गया और 1 मेरे पास नहीं पहुंचा, तो 1 इसका मतलब रास्ते में कहीं डैमेज हो गया, तो ये NAK1 भेज देगा। इट मीन्स मेरे पास 1 नहीं मिला अब तक, एक्नॉलेजमेंट 2 तो बाद में बात आएगी उसकी, तो लेकिन अभी ये भेज देगा कि मुझे 1 नहीं मिला है, तो 1 के लिए वो प्रोसेस शुरू कर देगा तब तक। इससे क्या होगा, आपका जो टाइम स्लॉट की जो वेस्टेज थी वो बच जाएगी। ये सिर्फ वही डाटा रीसेंड करेगा जो अभी उसको एक्नॉलेज नहीं हुआ है, जिसके लिए NAK आया है, वही रीसेंड किया जाएगा इसमें। दिस इज़ वेरी स्मार्ट।
सिलेक्टिव रिपीट ARQ, इसमें हम ये बता चुके, आप पढ़ लेना इस चीज़ को। द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट ACK। नोटिस दैट ओनली 2 ACKs आर सेंट हेयर। ठीक है, द फर्स्ट वन इज एक्नोलेज ओनली द फर्स्ट फ्रेम, और सेकंड जो है सेकंड वन एक्नोलेज 3 फ्रेम को एक्नोलेज करता है। तो ये चीज़ इसने यहाँ पर है। इन सिलेक्टिव रिपीट ARQ द साइज ऑफ in the sender and the receiver window must be at most 1/2 size of window in the sender and receiver side। ये क्या है कि 1/2 of the 2 raised power m, ये मिस्टेक है यहाँ पे, 2m नहीं है, 2 raised power m है, दिस इज मिस्टेक, 2 raised power m, 2 raised power m का हाफ होगा ये, तो इसको करेक्शन कर लेना आप। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि सिलेक्टिव रिपीट ARQ के अंदर जो विंडो का साइज़ है उसको यदि हाफ ना रखा जाता तो क्या होता, वहाँ जो साइज़ है वो क्या है 2 raised power m/2, और यदि इतना साइज़ ना होता तो क्या होता है, जैसे यहाँ पर 2 raised power m मीन्स 2 raised power 2 = 4, तो यहाँ विंडो का साइज़ 4/2 मीन्स 2 रखा जाएगा। 2 साइज है तो क्या होगा, 2 साइज 2 से ऊपर है तो क्या होगा, देखिए यहाँ जो साइज 2 का रखा गया, 0 भेजा फ्रेम, 0 यहाँ रिसीव होगा, 1 भेजा 1 यहाँ रिसीव होगा, लेकिन एक्नॉलेजमेंट नहीं गया। एक्नॉलेजमेंट नहीं गया तो टाइमर इसका शुरू हो चुका था, टाइम आउट होते ही ये 0 को दोबारा भेजेगा, 0 को दोबारा भेजेगा तो उस टाइम ये आपका 2 पे चली गई, फ्रेम 2 पे चला गया। ठीक है, ये विंडो 2 पे शिफ्ट हो चुकी है, तो इट मीन्स ये नाउ इट इज़ एक्सपेक्टिंग 2, और इसको यदि 0 मिल रहा है तो इसको रिजेक्ट कर देगा, वो डिस्कार्ड कर देगा, और डिस्कार्ड करेक्टली डिस्कार्ड होना चाहिए था डिस्कार्ड। यदि यहाँ पर ये विंडो का साइज़ हाफ से ज़्यादा ले लेते तो क्या होता, मीन्स जितना हमने गो बैक एन में लिया था उतना ले लेते तो क्या होता, देखिए 0 भेज दिया, 1 भेज दिया, 2 भेज दिया, एक्नॉलेजमेंट कोई नहीं मिला अभी तक। एक्नॉलेजमेंट कोई नहीं मिला तो क्या होगा कि यहाँ पर जब एक्नॉलेजमेंट कोई नहीं मिला, टाइम आउट होते ये 0 का दोबारा भेजेगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए 2 3 और 0, 2 3 0 और 1 ये आ चुके थे। अब जो विंडो है, विंडो भी तो शिफ्ट होती रहे, यहाँ देखो यहाँ विंडो शिफ्ट हुई, यहाँ शिफ्ट हो गई, फिर यहाँ शिफ्ट हो गई, और ये यहाँ शिफ्ट हो चुकी। ठीक है, ये विंडो शिफ्ट हो गई है क्योंकि ये 3 डाटा तो आपके रिसीव हो चुके हैं, तो ये विंडो शिफ्ट हो गई। यहाँ क्या होगा, ये 0 को दोबारा भेजेगा, जब कोई भी इसके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो 0 को दोबारा भेजेगा। जब 0 को दोबारा भेजेगा तो क्या होगा, 0 यहाँ पे नेक्स्ट 0 आया हुआ है, ये नेक्स्ट 0, ये जो डाटा भेज रहा है वो इस 0 का भेज रहा है, इस 0 का, लेकिन ये क्या है कि उस टाइम विंडो के अंदर जो 0 आया हुआ है वो नेक्स्ट 0 आया हुआ है, तो इट मीन्स जो डाटा 0 का भेजा जाएगा वो गलत जगह भेजा गया। ठीक है, उसको यहाँ जाना चाहिए था, वो यहाँ का डाटा था जो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, वो गलत जगह चला गया। तो इट मीन्स जो विंडो का साइज़ है वो हाफ रखना पड़ेगा, यदि हाफ से ज़्यादा रखा तो ये इसमें प्रॉब्लम्स आएगी, ये डाटा गलत जगह चला जाएगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द साइज ऑफ विंडो इज़ द लेसर ऑफ द RWND एंड CWND। ये हम बात कर चुके। द सोर्स डज नॉट हैव टू सेंड ए फुल विंडो वर्थ of data. The window can be opened or closed by the receiver but should not be shrunk. क्लोज और ओपन तो हो सकती है, यूज़र कर सकता है, लेकिन उसको श्रंक नहीं कर सकता। द डेस्टिनेशन कैन सेंड एन एक्नॉलेजमेंट एट एनी टाइम एज लॉन्ग एज इट डज नॉट रिजल्ट इन ए श्रिंकिंग विंडो। द रिसीवर कैन टेम्परेरीली शट डाउन द विंडो। द सेंडर however can always send a segment of 1 byte after the window is shut down। एक सिंगल बाइट तो कभी भी भेज सकता है, विंडो शट डाउन हो तब भी भेज सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे विंडो स्लाइडिंग विंडो कंसेप्ट के बारे में, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है फॉर द कंजेशन कंट्रोल। Acknowledgement segment do not consume sequence number and are not acknowledged. In modern implementation, a retransmission occurs if the retransmission timer expires or 3 duplicate acknowledgement segments have arrived. रीट्रांसमिशन कर रहा है तो रीट्रांसमिशन का भी एक टाइमर होता है, यदि वो एक्सपायर हो जाएगा तो उसके बाद भी दोबारा से रीट्रांसमिशन किया जाता है। नो रीट्रांसमिशन टाइमर इज सेट फॉर एन एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट। एक्नॉलेजमेंट के लिए तो कोई
आपका टाइमर स्टार्ट नहीं होता, रीट्रांसमिशन टाइमर शुरू नहीं होता। डाटा में अराइव आउट ऑफ द ऑर्डर, जो डाटा है वो आउट ऑफ ऑर्डर आ सकता है। जैसे कि हमने एक पीछे एग्जांपल दिया था जिसमें 1 नहीं रिसीव हुआ था, 1 रिसीव नहीं हुआ था, 2 और 3 रिसीव हो गए थे और 1 उसके बाद रिसीव हुआ है। तो डाटा आगे पीछे आ सकता है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? TCP guarantees that no out of order segment is delivered to the process। कि ये किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये TCP की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोई भी आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट प्रोसेस को डिलीवर ना करे, ये उसको ऑर्डर में रखना TCP की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ स्लाइडिंग विंडो हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर फिर हम कुछ आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।